हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही शानदार टॉपिक। वह टॉपिक है बिहार से संबंधित, जो कि बिहार एक परिचय इम्तियाज़ अहमद सर की बुक है, उससे लिया गया है। और इसमें हम कवर करेंगे बिहार एक परिचय का चैप्टर नंबर 3, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार से प्रश्न बिहार से रिलेटेड सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवन वो बीपीएससी का हो या फिर कोई और एग्ज़ाम हो। तो इसे हम लोग अच्छे से करेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, यदि बात करें बीपीएससी की तो 150 में से अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन होते हैं जो बिहार से होते हैं। उसमें बिहार के हिस्ट्री होते हैं, बिहार के पॉलिटी होते हैं, बिहार के ज्योग्राफी होते हैं और इकोनॉमी के प्रश्न होते हैं और कुछ करंट अफेयर होते हैं। तो इन सारे सेक्शंस को मिलाकर के 30 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इन 30 प्रश्न में कई छात्रों को दिक्कत होती है, लेकिन मैं जो सीरीज ऑफ वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं सारे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, तो इम्तियाज़ अहमद सर वाले किताब का सारा कुछ कंटेंट आपको दे दूंगा। बस आपको क्या करना है, बस सुनना है और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम बोले उसे आपको याद कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने ध्येय वाक्य से, चलो ग्रामीण प्रशासन में। और फ्रेंड्स, यह सबसे सरल और सबसे आसान भाषा में होगा जो कि अब तक यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। ठीक है, ऐसे आप खुद जज भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो बुक है। जिन स्टूडेंट के पास ये बुक नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आज हम देखेंगे अध्याय 3, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। ठीक है, यदि आपके पास बुक है तो आप बुक निकाल लीजिए और जो भी मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ वहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आरंभिक ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में जिस तरह बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण रही, उसी प्रकार देश में ब्रिटिश सत्ता के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भी बिहार की भूमिका उल्लेखनीय रही है। देखिए, यानी कि जो आरंभिक ब्रिटिश विरोधी संघर्ष हुए जैसे 1857 या वेरियस जनजातीय आंदोलन, बहुत सारे जनजातीय आंदोलन, उनमें जिस तरह से बिहार का कंट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण रहा, उस तरह से ब्रिटिश सत्ता के विरोध जो है राष्ट्रीय आंदोलन में भी बिहार की भूमिका जबरदस्त रहती है। यानी शुरू से लेकर के भारत की आज़ादी तक बिहार की भूमिका रहती है, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, स्मरणीय है कि ब्रिटिश प्रशासन के विरोध में सत्याग्रह भारत में पहला व्यापक प्रयोग गांधी जी ने चंपारण में किया। ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का व्यापक प्रयोग सबसे पहले कहाँ किए, तो चंपारण में किए। ठीक है, तो इसे आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, आपके पास यदि बुक हो तो वहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद तब से 1947 में देश के स्वतंत्र होने तक बिहार की जनता ने राष्ट्रीय आंदोलन में सभी चरणों में सक्रिय भाग लिया। तो 1917 से लेकर के जिस तरह से 1947 तक, यानी जब तक आज़ादी न मिल जाए तब तक बिहार की जनता है जो पूरी तरह से सपोर्ट करती है मूवमेंट को, आंदोलन को। ठीक है, नेक्स्ट है आरंभिक ब्रिटिश विरोधी संघर्ष। मैंने आपको बताया आरंभिक ब्रिटिश विरोधी संघर्ष जैसे 1857 हो गए और वेरियस जनजातीय आंदोलन, बहुत सारे जनजातीय आंदोलन, कुछ किसान आंदोलन थे, उनमें इनकी प्रमुख भूमिका रहती है। और राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप के उद्देश्यों में अंतर था। देखिए, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, जो पहले वाले जो आरंभिक ब्रिटिश विरोधी संघर्ष थे और जो राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप थे और उद्देश्य में काफ़ी अंतर था। जैसे जो आरंभिक सक्रिय संघर्ष मुख्यतः स्थानीय असंतोष और समस्याओं से प्रेरित थी। जैसे 1857 की बात करें तो वीर कुंवर सिंह लड़ रहे थे किसके लिए, जमींदारी के लिए। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के लिए लड़ रही थी, नाना साहब कानपुर के लिए लड़ रहे थे और अपने पेंशन के लिए लड़ रहे थे। तो ये क्या था, स्थानीय असंतोष था, यानी बस लिमिटेड एरिया में उनका असंतोष था और अपना समस्या से प्रेरित था, न कि उन्हें ऐसा भावना था कि भारत को आज़ाद करना है 1857 के समय। ठीक है, और एकांतित पृथ्वी घटनाओं के रूप में 1857 के महासंग्राम को छोड़ अन्य ऐसे विद्रोह का प्रभाव भी सीमित क्षेत्रों में ही रहा। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। जैसे 1857 का संघर्ष है जिसका मेन प्रभाव उत्तरी और मध्य भारत यानी नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में रहता है। जो साउथ इंडिया है जैसे मुंबई, बम्बई और मद्रास का एरिया है, इवन जो आपका पश्चिमी पंजाब है, वो सब एरिया हैं जो 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, इन
विद्रोह का उद्देश्य अंग्रेजों की सत्ता की जगह पूर्वकालिक रजवाड़ों, नवाबों, अन्य सामंती तत्वों के प्रभाव को बहाल करना था। यानी कि वही, ऐसा नहीं था कि भारत आज़ाद हो जाएगा अंग्रेज को हटा करके, बस वही था कि हम अपने एरिया से अंग्रेज को हटा देंगे और वहाँ पे हम राज करेंगे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी उसी तरह से नाना साहब कर रहे थे और अन्य जो भी नेता थे 1857 के। तो वही बताना चाह रहा है कि देखिए पहले वाले जो ब्रिटिश विद्रोह थे और राष्ट्रीय आंदोलन में ब्रिटिश विद्रोह हुए, उसमें काफ़ी अंतर थी। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य, अब बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का, तो राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन से मुक्त करना और जनप्रतिनिधियों के हाथों में सत्ता को हस्तांतरित करना। यहाँ पे जनप्रतिनिधि की बात की जा रही है। ठीक है, कि सत्ता किनको देंगे, जनप्रतिनिधि को, जबकि पहले में क्या था कि जो पहले राजा थे वही राजा बनेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जनप्रतिनिधि को सत्ता देने की बात की गई थी। ठीक है, इसका नेतृत्व शिक्षित एवं नगरीय मध्यम वर्ग के हाथ में था। देखिए जिस तरह से आपका राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसका नेतृत्व था वह शिक्षित और मध्यम, जो नगरीय मध्यम वर्ग थे, जो शहर में रहते थे मध्यम वर्ग, उनके हाथों में था। ठीक है, इस आंदोलन से यह चेतना सुस्पष्ट थी कि भारत के सभी लोग एक हैं और उनकी समस्या एक जैसी है। स्थानीय समस्याओं में मूल में से ब्रिटिश शासन से उत्पन्न शोषण और विभेदपूर्ण नीतियां हैं। ठीक है, यानी सबका एक ही समस्या है, वह समस्या क्या है कि ब्रिटिश शासन से उत्पन्न शोषण और विभेदपूर्ण नीतियां। अतः भारत के लोगों की समस्या का निदान एकांतिक ढंग से संभव नहीं, बल्कि इसके लिए समस्त देश को स्वतंत्र कराना आवश्यक है। तो जो फ्रीडम फाइटर थे राष्ट्रीय आंदोलन के, उनको लगा कि इस समस्याओं को सोल्व करने के लिए भारत को ही पहले आज़ाद कराना पड़ेगा, इसके बाद इनका ये समस्याएँ हैं जो सोल्व होगी। ठीक है, इस आंदोलन का प्रसार देशव्यापी स्तर पर हुआ। ठीक है, इस संघर्ष में हिंसा की अपेक्षा संवैधानिक साधनों द्वारा राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए गए। ठीक है, जिस तरह से गांधी जी का कंट्रीब्यूशन है कि हिंसा तो प्रयोग करना ही नहीं है। ठीक है, और पर क्या प्रयोग करना है, तो संवैधानिक साधन, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हैं जो अंग्रेज के द्वारा ही बनाए गए, उसी की सहायता से राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। जैसे पहले क्या था, पहले था कि स्वराज की मांग थी। ठीक है, जब स्वराज की मांग नहीं पूरी की गई, इसके बाद फिर पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ठीक है, और पूर्ण स्वराज की मांग नहीं पूरी की गई, इसके बाद फिर तो भारत छोड़ो आंदोलन ही 1942 वाला छिड़ जाता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए किस तरह से ब्रिटिश पूर्व, यानी जो प्रारंभिक ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह थे और जो बाद में जो राष्ट्रीय आंदोलन में ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह हुए, उनमें काफ़ी डिफरेंसेस थे। तो इस तरह के पीटी में कई प्रश्न आ सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रश्न, इसे आप अच्छे से समझिएगा तभी बना पाइएगा। मैंने आपको बताया क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यही नई चेतना सारे देश में फैल रही थी और बिहार इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा। जिस तरह से नेशनल लेवल पे कंट्रीब्यूशन था सारे राज्य का, उसी तरह से बिहार राज्य का भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी उल्लेखनीय था। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय चेतना का जागरण, जो समय है राष्ट्रीय चेतना का, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिहार में राष्ट्रीय चेतना का जागरण लगभग उसी समय हुआ जब राष्ट्रीय स्तर पर इस भावना का प्रसार हो रहा था। इसके अनेक कारण थे, राष्ट्रीय चेतना के जागरण के कई कारण थे। ठीक है, बिहार में इसके अनेक कारण थे। जैसे बिहार में सर्वप्रथम बिहार का क्षेत्र पिछली एक शताब्दी से अधिक समय से ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का केंद्र था। देखिए बिहार में ब्रिटिश के खिलाफ जो आंदोलन हो रही थी बहुत पहले से ही हो रही थी। जैसे बहावी आंदोलन था, 1857 का संग्राम था, ये सब था। ठीक है, तो ये सब बिहार वासियों पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। जिस तरह से कंट्रीब्यूशन देखा जाता है बिहार के सैनिकों का, और इसके बाद देखा जाता है वीर कुंवर सिंह का, फिर पटना सिटी के पीर अली का कंट्रीब्यूशन देखा जाता है, तो उससे बिहारी लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं। ठीक है, और जैसे बात करें तो बहावी आंदोलन, सीमित विद्रोहों और 1857 के संग्राम ने बिहार वासियों पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। दूसरा क्या था यहाँ पे राष्ट्रीय चेतना का जागरण होने का कारण? दूसरा कारण यह था कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार ने नए राजनीतिक विचारों, विशेषकर राष्ट्रवाद के विकास में योगदान रहा था। ठीक है, जिस तरह से जैसे यहाँ पे पाश्चात्य शिक्षा आया, वेस्टर्न एजुकेशन आया, तो बिहारी लोग भी वेस्टर्न एजुकेशन को ग्रहण किए। तो वेस्टर्न एजुकेशन को जब उन्होंने ग्रहण किया, तब उनके अंदर जो भी कुछ नए राजनीतिक विचार आए, जैसे राष्ट्रवाद को लेकर के विशेषता, तो ये वेस्टर्न एजुकेशन के बुक पढ़ने के बाद ही आई थी। ठीक है,
तो दो कारण था। पहला तो ऑलरेडी बिहार में कई आंदोलन हो रहे थे, जैसे बहावी 1857 का आंदोलन। दूसरा कि इन लोगों पर पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव भी पड़ा। ठीक है, अब देखिए ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों से उत्पन्न असंतोष अपनी जगह बना हुआ था। ठीक है, अब बंगाल का क्षेत्र, देखिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा मैं वहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा, आप उसे अपने बुक पे भी आप हाईलाइट कर दीजिएगा, क्योंकि वही प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे बाकी मैं आपको इस चलते बोल दे रहा हूँ ताकि आपको एक कहानी के रूप में याद हो जाए। ठीक है, बंगाल का क्षेत्र इस समय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा था। देखिए जो भी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र था वो बंगाल था। ठीक है, चूँकि बिहार बंगाल से पूर्णतः संबंधित था। ठीक है, क्या था ना कि पहले मुगल टाइम में तो बिहार एक अलग सूबा था, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश के अंदर एक कंट्रोल आया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर बिहार का कंट्रोल आया, बंगाल का कंट्रोल आया, तो बिहार और बंगाल को एक ही प्रांत बना दिया। ठीक है, यानी बंगाल कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि ऑलरेडी पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और बिहार और उड़ीसा और वर्तमान झारखंड ये सारे आते थे उसी में। ठीक है, तो जिस तरह बंगाल है जो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, तो इसका प्रसार बिहार में भी हुआ। ठीक है, और राष्ट्रीय भावना से प्रेरित सार्वजनिक संगठनों की स्थापना 1880 के दशक में देश के विभिन्न भागों में होने लगी। यानी बहुत सारे सार्वजनिक संगठन की स्थापना होने लगी 1880 के दशक में, जिसका एक और परिणाम क्या है, इसी क्रम में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जो कि एक निर्णायक मोड़ लेती है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है, 1886, देखिए 1886 का जो कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस है, ठीक है ना, वो होता है कलकत्ता में। ठीक है, तो यहाँ पे कई बिहारी लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको दो प्रश्न बताए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885, दूसरा कि 1886 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, सम्मेलन हुआ था, वो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, और इसमें बिहारी लोग बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, और ये प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने भी कांग्रेस को आर्थिक सहयोग दिया। देखिए जिस तरह से बिहार का प्रतिनिधित्व बढ़ा 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, उसके बाद बात करें तो दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह हैं जो कांग्रेस को आर्थिक सहयोग दिया, यानी रुपये पैसे की मदद की। ठीक है, जैसे कांग्रेस एक संगठन था, तो संगठन कैसे चलेगा, तो रुपये पैसे से चलेंगे। तो दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह हैं जो कांग्रेस को आर्थिक सहयोग दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, यानी ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बिहार के कौन नेता थे या फिर कौन महाराज थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक सहयोग दिया। तो दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले संगठनों के संपर्क में बिहारवासियों का राजनीतिक चेतना का तेज बनाया। इसी के साथ बिहार को बंगाल से पृथक करने और एक अलग प्रांत के रूप में संगठित करने की मांग जाने लगी। देखिए जिस तरह से जैसे जैसे यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन बिहारियों लोग ग्रहण किए, तो उनको मालूम चला कि देखिए कैसे एक तो ब्रिटिश है जो बिहारियों को प्रताड़ित कर रही है, और जो बंगाल एक संयुक्त प्रांत है, तो देखा जा रहा है कि बिहार में भी जो जॉब्स हैं वो सारे जॉब्स, बिहार में जितने शिक्षण संस्थान हैं उन शिक्षण संस्थानों में बंगालियों का कब्जा हो गया था। इसके कारण बिहारवासी हैं जो एक अलग बिहार प्रांत की मांग करने लगे थे। ठीक है, अब देखिए बिहार प्रांत की मांग, इससे भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिहार प्रांत की मांग से संबंधित हम लोग देख लेते हैं क्या ये चीज़ें थीं। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बिहार को एक पृथक राज्य में परिवर्तित करने की मांग बुद्धिजीवियों द्वारा प्रस्तुत की जाने लगी। किसके द्वारा? बुद्धिजीवियों द्वारा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि किसके द्वारा मांग, बिहार का पृथक मांग किसके द्वारा शुरू किया गया? तो बुद्धिजीवियों के द्वारा। 1894 में बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसमें बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग रही गई। देखिए अब देखिए यहाँ पे बिहार टाइम्स की बात आती है, तो बिहार टाइम्स एक ऐसी पत्रिका है जिसमें बिहार को पृथक मांग को काफ़ी ये क्या करता है कि प्रोत्साहित करता है, ठीक ना, अपने लेखों के माध्यम से। और ये 1894 में इसकी प्रकाशन आरंभ की गई थी। ठीक है, और इसके जो संपादक थे वे थे महेश नारायण। ये भी इम्पॉर्टेंट है। बिहार टाइम्स स्थापना 1894 किनके द्वारा? तो इसके संपादक थे महेश नारायण, और इस
बिहार टाइम्स पत्रिका का मूल मोटो क्या था कि कैसे बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग रखी जाए, और इससे संबंधित वो लेख छापते थे अपने पत्रिका में, ठीक है। और महेश नारायण के जो सहयोगी थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। और फिर क्या किया कि इसी वर्ष यानी 1894 में ही बिहार के उपराज्यपाल सर चार्ल्स इलियट को ज्ञापन दिया कि बिहार को पृथक प्रांत बनाया जाए। यानी ये लोग महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा है जो एक ज्ञापन सौंपते हैं, ठीक है, कि बिहार को पृथक प्रांत बनाया जाए, मगर इन्हें स्वीकृति नहीं मिली। जो चार्ल्स इलियट था इसे मतलब कि एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता है। बिहार के पृथकीकरण की यह मांग कई कारणों से प्रभावित थी। अब देखिए क्या क्या कारण थे आखिर कि बिहार है जो बंगाल से अलग होना चाहता था। ऐसे में आपको इससे जस्ट पहले थोड़ा सा बताया था कि कैसे जॉब्स में, शिक्षण संस्थानों में बंगालियों का कब्जा हो गया था, और बिहारी लोग भी चाहते थे कि हम भी जॉब करें, क्योंकि उन्होंने वो भी वेस्टर्न एजुकेशन, पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण कर लिए थे और उनके अंदर भी चेतना जाग गई थी, ठीक है। चलिए ऐसे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या कारण थे आखिर। देखिए मुगल काल में बिहार एक अलग सूबा था, यानी बिहार एक अलग सूबा था, ठीक है, उसको बंगाल से कोई मतलब नहीं था। मुगल सत्ता के पतन के समय यह क्षेत्र बंगाल के नवाबों के प्राधीन आ गया था। अब जैसे ही मुगल डिक्लाइन किया, ठीक है, यानी मुगल का पतन हुआ, तो जो बंगाल का जो नवाब था वो भी है जो अपने अंदर बिहार को ले लिया, ठीक है। और ब्रिटिश शासनकाल में यह बंगाल से संबंध रहा। अब जैसे ही अब उस नवाब को कौन हराया, ब्रिटिश हराया, तो ब्रिटिश हराया तो सारे एरिया को, जैसे मैंने अभी बताया कि पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, इन सारे क्षेत्रों पर ब्रिटिश का राज हो गया, ठीक ना। इसी कारण बिहार में प्रशासन, शिक्षा, विभिन्न व्यवसायों जैसे डॉक्टर, वकालत आदियों में बंगालियों की अधिक प्रतिनिधित्व रहा। यानी कि यहाँ पे बंगाली लोग प्रशासन में, शिक्षा में और व्यवसायों में जैसे डॉक्टर, वकालत में बंगालियों का प्रतिनिधित्व अधिक रहने लगा। पश्चात शिक्षा के विस्तार के फलस्वरूप अब बिहार वासियों भी रोजगार की इन संभावनाओं में अपने अंश की प्राप्ति के लिए इच्छुक थे। अब जब जैसे जैसे वेस्टर्न एजुकेशन, पाश्चात्य शिक्षा बिहारियों को मिलने लगा, तो अभी अब उनके अंदर चेतना जगी और वो अब रोजगार की संभावनाएं अब देखने लगे। तो जैसे ही देखते हैं कि रोजगार की संभावना है, तो उन्हें मालूम चलता है कि इन सारे सीटों पर तो बंगालियों का कब्जा है, ठीक है। तो वे बंगाल की छाया से बिहार को अलग निकालना चाहते थे। इस चलते वो क्या किए कि वो चाहते थे कि बंगाल की छाया से बिहार को अलग कीजिए। अतः बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग जोर पकड़ा, और यह है जो मांग जोर पकड़ता है कि बंगाल से बिहार को अलग किया जाए। और स्मरणीय है कि यह इस मांग की अभिव्यक्ति में शिक्षित मुसलमानों और कयास्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब बात की जाए, यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार के पृथक मांग में किन वर्ग समूहों का योगदान महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक है तो मुसलमानों और कयास्तों का, ठीक है। वही मुसलमान में कौन से, शिक्षित मुसलमान, ठीक है। नेक्स्ट है, लगभग एक दशक के बाद इन आरंभिक प्रयासों को एक निश्चित दिशा मिली। यानी देखिए 1894 में महेश नारायण जी के द्वारा बिहार टाइम्स पत्रिका का संपादन किया जाता है, ठीक ना। और ये पत्रिका जो पृथक बिहार की मांग रखती है, ठीक है। इसके बाद कई लोग हैं जो चार्ल्स इलियट से मिलते हैं। चार्ल्स इलियट है जो इनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे चार्ल्स इलियट देख सकते हैं, उपराज्यपाल थे, ठीक ना, तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसके बाद फिर है जो धीरे धीरे यह है जो आंदोलन और है जो काफ़ी गहरा होता जाता है, यह मांग और काफ़ी गहराते जाती है। जब 1905 में बंगाल के विभाजन का फैसला लॉर्ड कर्जन ने किया, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण, 1905 के बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, बंगाल को पश्चिमी और पूर्वी बंगाल में विभाजित करने के इस फैसले के पीछे प्रशासनिक सुविधा को कारण के रूप में बताया गया। देखिए अब अंग्रेज क्या बोलेगा कि हम बंगाल को इस चलते अलग कर रहे हैं, एक ईस्टर्न बंगाल और एक वेस्टर्न बंगाल, यानी एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिमी बंगाल में, ताकि प्रशासनिक सुविधा के लिए हम अलग कर रहे हैं। लेकिन मेन कारण ये नहीं था। अंग्रेज भले ये बोलें कि प्रशासनिक सुविधा के कारण हम बंगाल को डिवाइड किए हैं, अलग किए हैं, विभाजित किए हैं, लेकिन मगर वास्तव में इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना। जैसे बंगाल में जिस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन काफ़ी प्रबल हो गया था, डोमिनेंट हो गया था, तो उसको क्या करना था, कंट्रोल करना था। और इस प्रांत को सांप्रदायिक आधार पर हिंदू बाहुल्य और
मुस्लिम बाहुल्य इकाइयों में बांटना था। जिस तरह से देखें कि बंगाल में हिंदू और मुस्लिम एकजुट हो गया था, तो क्या करते हैं कि बंगाल को डिवाइड कर देते हैं, ऐसा अंग्रेज सोचे और वो सोचते हैं, और इसके बाद एक तरफ हिंदू बाहुल्य और एक तरफ मुस्लिम बाहुल्य को बांट देते हैं और फिर अपने एक दूसरे में आपस में ही लड़ने लगते हैं, और इनका मूल मोटो यही होता है। ठीक है, लेकिन यह निर्णय का राष्ट्रवादियों ने जमकर विरोध किया। अब जो यहाँ के राष्ट्रवादी थे, यानी जो स्वतंत्रता संग्राम में जो लड़ रहे थे, बहुत सारे कांग्रेसी थे, उनको तो ये बात पता थी कि जैसे हिंदू मुसलमान में बांट देगा तो फिर यह जो आंदोलन है जो शिथिल पड़ जाएगा। इसीलिए वह क्या करते हैं कि बहुत सारे भारत के राष्ट्रवादियों हैं जो इसका जमकर विरोध करते हैं कि नहीं, बंगाल का जो विभाजन है वह अप्रासंगिक है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इलॉजिकल है। ठीक ना। अब देखिए हम पढ़ते हैं बंगाल विभाजन जो 1905 है उसको बंगभंग आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो बंगभंग आंदोलन क्या था उनके बारे में भी जानते हैं। तो 1905 में बंगाल विभाजन के पश्चात स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन का उग्र रूप से विकसित हुआ है। देखिए बंगाल तो 1905 में विभाजित कर देता है, भले यहाँ के लोग मना करते थे, ठीक ना, राष्ट्रवादी लोग मना कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ कि राष्ट्रवादी लोग स्वदेशी आंदोलन है जो बंगाल में विकसित करते हैं। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अब तक मध्यमपंथी यानी मॉडरेट्स नेताओं के स्थान पर अतिवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ने लगा। ठीक है। 1905 तक कैसे न कैसे वहाँ पे जो मॉडरेट्स थे, मध्यमपंथी थे, यानी कि नरम दल वाले थे, उनका डोमिनेंसी था। ठीक है, कांग्रेस में। लेकिन जैसे जैसे 1905 के बाद वाला सिचुएशन आता है, यानी आफ्टर बंगाल डिवीजन, तो यहाँ पे जो अतिवादी लोग यानी एक्सट्रीमिस्ट थे, इनका डोमिनियंस बढ़ जाता है। ठीक ना, ये ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। और बंगभंग विरोधी आंदोलन ने जैसे जैसे जोर पकड़ा, बिहार में भी इसके प्रभाव पड़े। और नहीं बोले मैं बोला कि जिस तरह से इस स्वदेशी आंदोलन आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ बंगाल को दो भागों में बांटा जाता है, इसका स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया जाता है और स्वदेशी आंदोलन को बंगभंग आंदोलन भी कहा जाता है। और जैसे जैसे जोर पकड़ता है तो बिहार में भी इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक ना। और यह चेतना बिहार वासियों के बीच भी थी। और बंगाल का विभाजन मात्र प्रशासनिक सुविधा के लिए ही नहीं किया गया था। प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से बिहार को विभाजित करने के बदले में बिहार के क्षेत्र को बंगाल से अलग एक पृथक प्रशासनिक इकाई बनाना कहीं उपयुक्त था। जो बिहारी लोग थे मांग कर रहे थे कि आप बोल रहे हैं कि आपको प्रशासनिक सुविधा होगी, तो प्रशासनिक सुविधा तो आपको इससे अच्छा ये था कि आप बंगाल को और बिहार को अलग कर देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, आपको प्रशासनिक सुगमता होती। ठीक ना। और यहीं से बिहारी लोग हैं, बिहारवासी हैं, उस समय के नेता हैं जो मांग करने लगते हैं पृथक बिहार की। ठीक ना। अब देखिए बंगभंग विरोधी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, कब हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 के बाद। ठीक है। बंगभंग विरोधी आंदोलन ने बिहार में दो स्तर पर राजनीतिक परिवर्तन लाने में योगदान दिया। यह जो दो स्तर पर राजनीतिक परिवर्तन में योगदान देता है बंगभंग आंदोलन, पहला क्या है कि यह विभाजन के वैकल्पिक प्रस्ताव के रूप में पृथक प्रांत के गठन की मांग को जोर पकड़ा। जैसे जो बिहारवासी थे बोले कि देखिए आप बोल रहे हैं कि मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक सुगमता होगी, ठीक ना, तो आप इसको ऐसा बांट दीजिए ना, बंगाल को अलग कर दीजिए, बिहार को अलग कर दीजिए, तो भी तो आपको प्रशासनिक सुगमता होगी। ठीक है। इससे पृथक बिहार की मांग और डोमिनेंट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जो दूसरा है, इसके फलस्वरूप बिहारियों में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास आरंभ हुआ। अब देखिए जैसे ही मतलब कि इनके अंदर चेतना जगती है और बंगभंग आंदोलन होता है, और बंगभंग आंदोलन के बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास है जो बिहार में भी होता है, इवन भारत में भी होता है और बिहार में भी होता है। अब देखिए क्रांतिकारी राष्ट्रवाद क्या है, इसके कई नेता और इसके कई संगठन के बारे में पढ़ेंगे और इससे प्रश्न भी आते हैं। ठीक ना। तो मैंने आपको बता दिया काफ़ी अच्छे से कि कैसे पृथक बिहार की मांग होती है। ठीक ना। और कौन कौन से न्यूज़पेपर थे, कौन लोग थे जो इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। ठीक है। अब देखिए क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, बंगभंग विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। ठीक है। बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार होता है और अनुशीलन समितियां के माध्यम से सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी गई। देखिए अनुशीलन समिति है, इसके लोग थे जो ट्रेंड करते थे, जैसे बंगाली लोग को, कुछ युवा लोग को मतलब कि रिक्रूट करते थे और वहाँ पे उन लोगों को ट्रेंड करते थे क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए। तो इसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ता है और बिहार में इस विचार के आरंभिक प्रणेता में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबा जी ठाकुरदास थे। ठीक ना। ये सब क्या थे, अनुशीलन समिति से संबंधित थे और ये भी हैं जो बिहार में
क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार करने के लिए एक अहम भूमिका निभाई। ठीक है, उनका नाम क्या है? तो डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुरदास। देखिए, जो मैं नाम बोलूँ जो इंपॉर्टेंट है उससे आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक ना, ऐसे मैं सारा आपको पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे मैं बोलूँ ये नाम आपको याद कर लेना है तो आपको याद कर लेना है, क्योंकि वही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे या इवन पूछे जा चुके हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। ठीक है, अब बाबा जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, बाबाजी ठाकुरदास ने पटना में 1906-07 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। बाबाजी ठाकुरदास 1906-07 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना करते हैं और एक समाचार पत्र द मदरलैंड का भी प्रकाशन आरंभ करते हैं। ठीक ना, जिसमें क्रांतिकारी विचारों का प्रचार हुआ। ये जो प्रकाशन जो करते हैं मदरलैंड, उसमें क्रांतिकारी विचारों को फैलाते हैं और उसी तरह के लेख इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बाबाजी ठाकुरदास है जो रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना करते हैं 1906-07 में, और द मदरलैंड का प्रकाशन भी करते हैं जिसमें क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1908, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने नामक 2 युवकों ने मुजफ्फरपुर के जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड, यानी आप किंग्सफोर्ड याद ऐसे कर सकते हैं, जो किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में उसकी फिटन पर बम फेंका। देखिए क्या था कि इनको मारना किसको था? किंग्सफोर्ड को। तो किंग्सफोर्ड जो थे मुजफ्फरपुर के जिला जज थे। ठीक है, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को इनको मारना था। तो जो किंग्सफोर्ड की गाड़ी थी, तो वो जाने की यदि इनके गाड़ी को उड़ाया जाए तो इनका आसानी से हत्या की जा सकती है। लेकिन उस दिन हुआ क्या था कि इनकी गाड़ी पर जो केनेडी एक प्रख्यात वकील थे, उनकी पत्नी और बेटी रहती है। ठीक ना, वो मारे जाते हैं। इस गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं होता है, यानी किंग्सफोर्ड का भाग अच्छा होता है, इसके कारण वो बच जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि धोखे से 2 महिलाओं की हत्या हो गई जो उस फिटन में सवार थी। यह मुजफ्फरपुर के विख्यात वकील केनेडी, ठीक है, की पत्नी एवं बेटी, यानी यही 2 लोग का हत्या होता है। उनकी पत्नी और उनकी बेटी की हत्या हो जाती है। तो खुदीराम बोस को पुलिस गिरफ्तार कर लेता है इसके आरोप में, और प्रफुल्ल चाकी को भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जाती है, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए वो आत्महत्या कर लेते हैं। प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस पर मुकदमा चलता है और उन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। और उनकी फांसी कब होती है, ये इंपॉर्टेंट है, तो 11 अगस्त 1908 को। ठीक ना, यहाँ पे आपको मैं बहुत सारी चीज़ बताई, तो आपको उसे याद करना है। ठीक ना, 1908 में है जो किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी है जो बम फेंकते हैं, लेकिन मरता कौन है? तो केनेडी की पत्नी और बेटी। केनेडी कौन है? तो एक प्रख्यात वकील है। इसके बाद खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है, और प्रफुल्ल चाकी गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद आत्महत्या कर लेते हैं। और इनकी फांसी कब होती है खुदीराम बोस का? तो 11 अगस्त 1908 को। ठीक है, बिहार में यदा कदा हिंसात्मक बर्दाश्तें हुई, मगर इसका व्यापक प्रभाव नहीं हुआ। फिर भी मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना से यहाँ के नवयुवकों में नया उत्साह आया। जिस तरह से मुजफ्फरपुर का जो बम कांड हुआ, तो जो अनुशीलन समिति या फिर जो और भी क्रांतिकारी संगठन बिहार में एक्टिव थे, ठीक है, तो उन पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है जो उनके नवयुवक पे। ठीक ना, और रेवती नाग, चुनचुन पांडे, बटेश्वर पांडे, छोटन सिंह, नलिनी बागची एवं अन्य नवयुवकों ने इस संदर्भ में सक्रिय भूमिका निभाई। यानी ये भी कई तरह से क्रांतिकारी गतिविधियां बिहार में चलाते हैं। सचिंद्र सन्याल, ये इंपॉर्टेंट है। सचिंद्र सन्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। कहाँ? सचिंद्र सन्याल ने 1913 में, कब? 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना करते हैं। ठीक है, और ढाका अनुशीलन समिति है जो भारत के कई भागों में उनका ब्रांच था, तो एक ब्रांच है जो पटना में खोला गया सचिंद्र सन्याल के द्वारा 1913 में। तो ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग ने भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के उपाय किए। देखिए, जो भी कुछ यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, अनुशीलन समिति का वो था कि नवयुवक को रिक्रूट किया जाए, उन्हें बुलाया जाए और ट्रेनिंग दिया जाए और अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें भड़काया जाए। ठीक ना, यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। ऐसे पूछा जाएगा कि भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने। और कहाँ की? तो पटना में की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिहार प्रांत का गठन। अभी तो मांग ही हुआ था ना, बिहार प्रांत की मांग हुआ था, और उसके बाद हम लोग देखें क्रांतिकारी
हम लोग देखे थे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद कैसे है, जो बंगभंग जो विरोधी आंदोलन है जो आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल स्टार्ट हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं बिहार प्रांत का गठन। ठीक है, तो बिहार प्रांत के गठन की बात करें तो 1906 में सच्चिदानंद और महेश नारायण के द्वारा पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई। ठीक ना, 1906 में। इसी वर्ष राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, यानी कि अब राजेंद्र बाबू भी पृथक बिहार की लड़ाई में आगे कूद चुके थे। और मजरूल हक और अली इमाम और हसन इमाम, यहाँ पर नाम याद रखिएगा, मजरूल हक, अली इमाम और हसन इमाम ने भी पृथक बिहार के निर्माण की मांग को उठाया। ठीक है, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में गठित करने का प्रस्ताव रखा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 1908 में ही नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की एक सभा का आयोजन हुआ। इस प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। इसी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन होता है और इसके अध्यक्ष हसन इमाम होते हैं। देखिए, यानी कि बिहार के नए प्रांत का गठन के लिए मूल रूप से कायस्थ वर्ग और शिक्षित मुस्लिम का कंट्रीब्यूशन उल्लेखनीय है। आपको मैंने नाम बताए, जैसे आप देख सकते हैं, मजरूल हक, अली इमाम, हसन इमाम थे। उधर बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद महेश नारायण की बात की जाती है, राजेंद्र बाबू भी थे। तो इन सब का कंट्रीब्यूशन उल्लेखनीय है और प्रेजवर्थी, प्रशंसनीय है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि इन संस्थाओं के माध्यम से देखिए, ये बहुत सारे संस्थाएं के माध्यम से, विभिन्न समाचार पत्रों पत्रिकाओं के माध्यम से पृथक बिहार की मांग ने जोर पकड़ा। और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार, देखिए दिल्ली में आयोजित शाही दरबार कब हुआ था? 12 दिसंबर 1911 को। ठीक ना, उसमें बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत संगठित करने की घोषणा सम्राट द्वारा की गई। यानी जो वहाँ जब सम्राट आए थे जॉर्ज पंचम, आपका 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में, तो उन्होंने घोषणा किया कि देखिए, हम तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, जैसे बंगाल को हम विभाजित किए थे, उस फिर हम एकजुट कर देते हैं, इसको विभाजित नहीं रहने देते हैं। दूसरी बात कि जो कलकत्ता अभी राजधानी है, उसको हम दिल्ली शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। तीसरी बात कि हम बंगाल को अब ऐसे बांट देते हैं, बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर देते हैं। ठीक ना, तो बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। और 12 दिसंबर 1911 के बाद 1 अप्रैल 1912 को विधिवत रूप से, मतलब कि इसे स्थापित कर दिया जाता है। ठीक ना। अब देखिए, अब बिहार एक अलग प्रांत बन गया, उसमें बिहार और झारखंड और उड़ीसा थे। ठीक है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये तीनों थे, बस बिहार के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। अब बिहार का विकास होगा। ठीक है, बिहार का विकास कैसे होगा? तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय, देखिए मात्र 4 साल बाद पटना उच्च न्यायालय का स्थापना होता है। फिर 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ठीक है। इसके बाद 1912 में ही पटना का कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, काफ़ी महत्वपूर्ण। देखिए, मैं अब तक जो आपको पढ़ाया, मैं फिर से बोलता हूँ, ये डेट आपको महत्वपूर्ण है कि घोषणा कब हुई? 12 दिसंबर 1911 को, कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर दिया जाएगा। दूसरी बात कि इसे विधिवत रूप से इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार एक अलग प्रांत के रूप में विधिवत रूप से स्थापित हो गई। फिर 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और जो कांग्रेस का जो अधिवेशन था, वह 27वां सम्मेलन था, वह 1912 में हुआ, जो पटना में हुआ था। और पटना में बांकीपुर में हुआ था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं कई बार, तो इसके अध्यक्ष थे RN मुधोलकर। ठीक है। और इसके महामंत्री थे इस सम्मेलन के, वे थे सच्चिदानंद सिन्हा। और स्वागत समिति के अध्यक्ष थे मजरूल हक। ठीक है। बिहार अब अपनी एक पृथक पहचान के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हुआ। अब देखिए, अब बिहार एक बिहार के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हुआ। अदरवाइज बिहार न बोल करके बंगाल ही बोला जाता था, संयुक्त बंगाल। ठीक है। तो मैंने आपको आज बताया दोस्त कि सबसे पहले मैंने आज शुरू किया था राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। तो इसमें राष्ट्रीय चेतना का जागरण की बात की गई थी और क्या क्या अंतर था जो पहले के ब्रिटिश के खिलाफ जो विद्रोह होते थे और बाद में जो राष्ट्रीय आंदोलन के बाद वाले ब्रिटिश विद्रोह में क्या क्या डिफरेंसेस थे, बेसिक डिफरेंसेस। इसके बाद बिहार प्रांत की मांग की बात की हम लोग। इसके बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और इससे जुड़ी कई संगठन, कई पत्रिका के बारे में भी बात की है। ठीक है। और बिहार प्रांत का गठन के बारे में भी बात की है।
यानी कि मैंने आपको कई इंपॉर्टेंट सेक्शन को कवर कर दिया। अब आगे आने वाले दिनों में होम रूल लीग की बात करेंगे, इसके बाद चंपारण की बात की जाएगी जो विशेषतः बिहार से संबंधित होगी, और फिर किसान आंदोलन, फिर खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ये सारे बिहार से संबंधित नेताओं, बिहार से संबंधित जगहों और बिहार से संबंधित योगदानों के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको। और ये सीरीज चल रहा है और इस सीरीज को चलने दीजिए, लेकिन इसके लिए आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिए, आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जॉब्स हमसफ़र परिवार को बहुत बड़ा बनाइए, ठीक है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और जो भी कुछ आपको यदि लगे सजेशन देने के लिए, ठीक ना, तो आप सजेशन दे सकते हैं मुझे। आपका सजेशन है जो मैं उस पर अमल करूँगा। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।